हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द मीजो स्टडी सेशन। सो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है नीट पैटर्न क्वेश्चन एक्सरसाइज एंड चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पूरा चैप्टर होप आप स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है, सब कुछ होप क्लियर है, नॉट ऑल क्लियर है, चीज़ें जितने जितने कंसेप्ट हैं, होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। आज के सेशन में हम टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, ये आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हम इस चीज़ को आज समझने की कोशिश करेंगे कि आपको हमें किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है। जैसे कि हम प्रैक्टिस के टाइम पे कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सोचनी चाहिए उस समय जो हम नहीं सोच पाते हैं। सो ये सब चीज़ें आज इस सेशन के बाद आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए चैप्टर के बारे में बात करें। अगर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन में हमने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की। डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या है, एक एक ऑर्गन का क्या क्या स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, इन सब की सिक्रीशंस और इनके सिक्रीशंस के क्या क्या फंक्शन है, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड। एंड ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ वाइटामिन्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। पूरा चैप्टर छोटा सा है, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे 3-4 पेजेस का ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, बट इंपॉर्टेंट है आपके पूरे नीट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका एनिमल फिजियोलॉजी का। एंड एनिमल फिजियोलॉजी में अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो या लास्ट टू लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखो, 15 to 16 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ इसी पूरे के पूरे यूनिट में से आते हैं। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं ये चीज़ 15 to 16 इनफैक्ट यू कैन से क्वेश्चन ही 15-16 क्वेश्चन आते हैं इन पूरे के पूरे यूनिट में से। ठीक है, और इसमें से कम कह रही हूँ 2 क्वेश्चन, कम से कम और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये क्वेश्चन तो इसमें आते ही हैं। छोटा चैप्टर है, इजीली आप स्कोर कर सकते हो, इसमें गुड मार्क्स आप ले सकते हो। एनिमल फिजियोलॉजी तो वैसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की फेवरेट होती है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस ऑफ। चलिए, अगर आपको याद हो, सेशन में मैंने बताया था कि जितने भी डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो ग्लूकोज है चाहे वो फ्रक्टोज है, कैसे इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। एज पर द फ्रक्टोज इज कंसीडर्ड दिस इज एब्जॉर्ब्ड वाया द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, अब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इज अ टाइप ऑफ दैट ट्रांसपोर्ट इन विच द एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है एंड इसको क्या रिक्वायर होता है? दे ऑलवेज रिक्वायर प्रोटीन एंड दीज प्रोटीन दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। कौन से होते हैं ये? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सो ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, एक तरफ से सब्सटेंस को उठाएंगे और दूसरी तरफ रिलीज कर देंगे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इसमें है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। चलिए, जो बाकी सारे ऑप्शन है इसको भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स इट इज दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच द एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बट फॉर द फ्रक्टोज वी डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, दिस यू शुड कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज अ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड अगर हम फूड के बारे में बात करें, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अगर फ्रक्टोज का क्वांटिटी देखें और हमारे ब्लड के अंदर, बिकॉज इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसमें क्वांटिटी देखें तो हमारे ब्लड में ज़्यादा होगा, पर ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये ट्रेवल कर रहा है। सो दिस इज नॉट अ सिंपल डिफ्यूजन। Co-transport mechanism, no, they are not associated with any other substance. This is not an example of a co-transport mechanism. Co-transport मतलब है कुछ और भी इसके साथ जा रहा है, because it is an uncharged molecule. This is an uncharged molecule. So ये it travels via the facilitated passive transport. Right? Is it clear? This was a question number 1. Correct answer you have is B. Let's move on to the next question. Question number 2. Now, this question, which one of the following pairs of the food component in human reaches the stomach totally undigested? Which one of the pair? Right? So हमें बात कर रही है कौन सा ऐसा फूड है जो बिल्कुल अनडाइजेस्टेड होता है, पूरे माउथ से जब वो ट्रेवल करना शुरू करता है टूवर्ड्स द स्टमक, स्टमक तक टोटल अनडाइजेस्टेड, टोटली अनडाइजेस्टेड। इस चीज को याद रखना। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है इन्होंने प्रोटीन एंड सेकंड ऑप्शन दिया है स्टार्च। देखो, अगर हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन की जो डाइजेशन है
इट स्टार्ट्स इन स्टमक। याद है ना, बहुत सारे एंजाइम्स पढ़े थे हमने स्टमक के अंदर। सो पेप्सिन जैसे कि, सो वहीं होता है प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट। सो ये तो हो गया प्रोटीन के बारे में। सेकेंड ऑप्शन इसमें दे रखा है स्टार्च। चलिए, स्टार्च क्या है? स्टार्च की डाइजेशन आपके बकोफेरेंजियल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है। सो स्टार्ट फ्रॉम बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी से ही इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आपको पता हो सलाइवरी अमाइलेज और अल्फा अमाइलेज जो है, ये किस में हेल्प करता है? स्टार्च की ब्रेकडाउन में। ठीक है, ये आ गई बात समझ में? सो दिस इज स्टार्च। अब ये तो देख लिया कि जिसमें जो स्टार्च है, जो आपका इस फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही सेकंड जो स्टार्च लिखा है, ये तो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाएगा। सो यानी कि ये पेयर गलत है, ये पेयर समवेयर, ये जो है प्रोटीन दैट इज समवेयर ऑन द राइट। चलिए, नेक्स्ट है इसमें स्टार्च एंड फैट। अब देखना, स्टार्च का आप लोगों को पता है, ठीक है। अब बकोफेरेंजियल कैविटी में इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, अल्फा अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज है हमारे पास। दूसरा है फैट। फैट की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है? डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे जो सिक्रीशंस होती हैं गॉल ब्लैडर की, वो यहाँ पे आके ओपन हो जाती है। बाइल, जिसको हम बाइल कहते हैं, विच हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसमें जो लार्जर ड्रॉपलेट्स होती हैं फैट की, दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर। काइलोमाइक्रॉन्स पढ़ा था ना, यहाँ पे उसी बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो यानी कि फैट तो हमारा ठीक है, बट यहाँ पे स्टार्च गलत है। सो ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। आइए नेक्स्ट ऑप्शन, फैट एंड सेलुलोज। फैट का पता है फैट नहीं होता, स्टमक का तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता। उसके बाद दे रखा है सेलुलोज। चलिए सेलुलोज के बारे में देखते हैं। जो आपका सेलुलोज होता है दैट इज अ पॉलीसेकेराइड, और इस पॉलीसेकेराइड के अंदर हैविंग बीटा 1,4 लिंकेज, right? And this beta 1,4 linkage cannot be digested by digestive enzymes. हमारे अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ही नहीं जो सेलुलोज को डाइजेशन कर पाए। सो ये सेलुलोज हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, जो रुमिनेंट्स होते हैं उनके अंदर इसका डाइजेशन होता है। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन। सो इसका मतलब ये फैट ठीक है, इसका मतलब ये सेलुलोज भी ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्टार्च, स्टार्च दे रखा है इसमें, सो तो ये इनकरेक्ट हो गया एंड ये करेक्ट है। सो ओवरऑल ऑप्शन देख रहे हैं हम। सो फॉर दिस द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए let's move on to the next question. Question number 3. चलिए, which one of the following is a fat soluble vitamin? It is related and it's related disease. So हमें correct option ढूंढना है, इसमें incorrect नहीं ढूंढना। अब देखना, इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पे दे रखे हैं fat soluble vitamins। जब सेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए फैट सोल्यूबल विटामिन्स की और फैट इनसोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की, दोनों की एक लिस्ट होनी चाहिए। उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। देखो ये तो श्योर हो गया ना, इससे एक क्वेश्चन आएगा। अगर इसमें आपने मेहनत कर ली, हार्डली 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा इस चीज़ में अच्छे से रटने में। ये चीज़ वो चीज़ है जो आपको रटनी पड़ेगी, फॉर नो अदर एनी काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव। ये तो रटना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ये जो वाइटामिन होने चाहिए आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। कहीं पे भी कोई भी चीज़ पूछी जाती है इन दिस एस्पेक्ट कि विटामिन के से क्या डेफिशिएंसी होती है, डी से क्या डेफिशिएंसी होती है, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। दैट इज़ अ सोल रीज़न जिसकी वजह से मैंने ऐसे क्वेश्चन इन्वॉल्व करे हैं इसके अंदर। सिर्फ यही नहीं, एक और क्वेश्चन है इसमें, आएगा आगे, 3rd 4th क्वेश्चन से।
क्वेश्चन है, जब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में, वो भी इसी विटामिन से रिलेटेड है। सो इसीलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके जाइए इस चीज़ को, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं हम, एंड वी आर लुकिंग फॉर अ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन। सो कौन कौन से हैं फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे पास? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। A, D, E, K, these are the fat soluble vitamins. Rest all are water soluble vitamins. चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया स्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इन स्कर्वी दे दे, क्या राइट ऑप्शन है? इनकरेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ADEK ही है। नेक्स्ट इज अ रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या है आपका? विटामिन ए है, बी है, सी है, क्या है ये? दिस इज अ विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है। इसके सामने लिखा है जीरोप्थैल्मिया, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो ये दोनों तो ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपका कोबालामीन, इसके सामने लिखा है बेरी बेरी। कोबालामीन के बारे में बात करें, कोबालामीन आपका क्या है? विटामिन B12, विटामिन B12, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है बेरी बेरी, बट एक्चुअली जो बेरी बेरी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? दिस इज लाइक इट कॉजेज पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया लिखा होता तो फिर ये ऑप्शन ठीक होता, बट यहाँ पे लिखा है बेरी बेरी विच इज एक्चुअली अ डिसीज ऑफ विटामिन B1, सो ये गलत हो गया ऑप्शन। और वैसे भी ये दिस इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी के बारे में बात करें तो ये ऑप्शन है ही गलत। सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए कि आपको पता होना चाहिए, दैट इज द रीजन आई एम डिस्कसिंग दिस है। नेक्स्ट है आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं आपके विटामिन डी को, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में हमेशा कम रहता है। और ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेस रिकेट्स, आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, और यहाँ दे रखा है पैलेग्रा विच इज नॉट अ राइट ऑप्शन, दिस इज विटामिन B3, सो फॉर दिस ये भी इनकरेक्ट है। ये तो डी है तो फैट सोल्यूबल तो है, बट इसके सामने पैलेग्रा लिख रहा है, सो इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। सो एज पर द क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर्ड, द करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। Serotonin and cholecystokinin are the digestive hormones that are secreted in. Secretin and cholecystokinin. Cystokinin. इन दोनों को एक नाम दिया जाता है, that both of these are hormone of gastrointestinal tract. हार्मोन ऑफ GI ट्रैक्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्रेटिन के बारे में। सेक्रेटिन क्या है? सेक्रेटिन एक वो हार्मोन है जिसका एक सोल फंक्शन होता है कि ये आपके पेनक्रियास के अमाइलेज को रिलीज करवाता है। सो हेल्प इन रिलीज ऑफ pancreatic amylase, नॉट ओनली पेनक्रियाटिक amylase, ये एक और हेल्प कराता है कि बाइकार्बोनेट का रिलीज हो। बाइकार्बोनेट के अलावा वाटर के रिलीज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? रीजन क्यों है? क्योंकि जितना भी खाना आ रहा होता है, फूड कहाँ से आ रहा होता है? स्टमक से। फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक, इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा, राइट। एंड इनका फंक्शन होता है, ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज, बाइकार्बोनेट और वाटर का फंक्शन होता है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर। द एसिडिक नेचर,
दैट्स द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बात समझ में, ये हो गया सिक्रेटिन। और कौन सिक्रीट करता है? दैट इज सिक्रीटेड बाय डिओडेनम। ठीक है, सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। कम टू दिस साइड, सेकंड है आपका कोलेसिस्टोकाइनिन। Cholecystokinin is another hormone of a gastrointestinal tract. It is secreted by duodenum and jejunum. ठीक है, अब इनका क्या काम होता है? They help in contraction of gallbladder to release bile. ठीक है, so this is a function of cholecystokinin that it helps in the contraction of gallbladder ताकि वो bile release कर सके and further you can say जो fats है उनका digestion हो सके and उसका further absorption हो सके. So ये दोनों options आपको clear है that both are secreted by the duodenum or jejunum. Now come back to the question again. So 4 options are given: esophagus, ileum, duodenum and pyloric stomach. Without any wasting time, I'll click that, I'll tick this answer, that is option C is correct for the question number 4. So can we proceed further? Okay. As I have discussed that I'll be choosing one more question from the same topic which is a vitamins. So ये है आपके सामने एक और question from the topic जो बहुत 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 important है, vitamins. Which one of the following pair is not correctly matched? Not है ना, मैंने सिखाया ना, जैसे कि नॉट हो या ना हो ऐसी चीज़ें अगर दे रखी हो सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर जाते हैं. चलिए, विटामिन B12 इट कॉजेज पर्नीशियस एनीमिया, ये हमें पता है, पिछले सेशन में इसी सेशन में जो 1-2 क्वेश्चन पहले हमने ये पढ़ा था. सो दिस इज अ राइट ऑप्शन. विटामिन B1 येस इट कॉजेज बेरी. नेक्स्ट इज अ विटामिन C, it causes scurvy, their deficiency. Vitamin B2, that is a pellagra, but actually it is not a vitamin B2, हमें पता है that is a vitamin B3. ठीक है, so ये हो गया आपका incorrect option. B3 होता तो ये भी correct हो जाता, right? So let's move on to the next question, question number 6. Now, stool of a person contain whitish grey color due to malfunction of which type of organ? For this the correct option you have is D, liver. अब वो ऐसा लिवर क्यों है, आइए उसके बारे में देखते हैं. लिवर एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं बिलीरूबिन. बिलीरूबिन ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीरियो बिलीरूबिन. ये जो स्टीरियो बिलीरूबिन है इसका फंक्शन है दैट इट प्रोवाइड्स येलो कलर टू स्टूल. प्रोवाइड येलो कलर टू स्टूल. स्टूल को ये येलो कलर प्रोवाइड करता है. ठीक है, एंड ये कौन सिक्रीट करता है? लिवर सिक्रीट करता है. सो इसके लिए आपके जो पिगमेंट होता है, जो स्टूल का पिगमेंट होता है येलोइश इन कलर, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टीरियो बिलीरूबिन. राइट, इज इट क्लियर? सो ये हो गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी. करेक्ट ऑप्शन इसमें है आपका डी, दैट इज अ लिवर. आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. नाउ if pancreas is removed the compound which remain undigested is. चलिए पेनक्रियास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. पेनक्रियास के 2 फंक्शन होते हैं. एक है इसका एक्सोक्राइन पार्ट, दूसरा है इसका एंडोक्राइन पार्ट. एक्सोक्राइन मतलब इट हैज सर्टेन काइंड ऑफ सिक्रीशंस, और ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसमें आते हैं आपके एंजाइम्स. एंडोक्राइन पार्ट में आते हैं आपके हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, लाइक आपके ग्लूकागॉन एक्सेट्रा.
पेनक्रियास बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, उन हॉर्मोन्स का नाम है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। थर्ड है आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। फोर्थ है आपका लाइपेज, फिफ्थ है आपका एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। सिक्स्थ है आपका इलास्टेज, सेवेंथ है आपका न्यूक्लियस। पढ़ा है ना ये सारे सेशन में हमने। सो इतने सारे एंजाइम्स ये रिलीज करता है। ये सारे एंजाइम का फंक्शन होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एज वेल एज लिपिड की डाइजेशन में हेल्प कराना। सो एज पर दिस क्वेश्चन इज कंसीडर्ड, कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन, ये सबकी डाइजेशन में हेल्प करता है कि अगर पेनक्रियास को हटा दिया जाए तो कौन कौन सा अनडाइजेस्टेड रहेगा, सारे के सारे अनडाइजेस्टेड रहेंगे। यानी कि मेरे पास ऑप्शन जो मेरे को टिक करना है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। The enzyme enterokinase help in the conversion of, we know the answer, that is a trypsinogen into trypsin. Pancreas ने trypsinogen को secrete किया, that is secreted in an inactive form, जन लिखा है उसके नाम के आगे, यानी कि inactive है, and it is converted into active form by the presence of enzyme which is an enterokinase, which further help in the conversion of, you can say, peptones into a smaller peptides. पेप्टोन को कन्वर्ट करता है किस में? पेप्टाइड्स में। याद रखना ये, यानी मैं बात कर रही हूँ प्रोटीन डाइजेशन की, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सो ये ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, ब्रूनर्स ग्लैंड अकर इन, पढ़ा है ना हम लोगों ने। सो ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होती है? ये वो ग्लैंड्स हैं जो सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम में प्रेजेंट होती हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ alkaline substance। अब इस अल्कलाइन सब्सटेंस, इस अल्कलाइन फ्लूइड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है क्योंकि जो फूड आ रहा होता है, आपके स्टमक से जो फूड आ रहा होता है, HCl प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। सो HCl की वजह से वो एसिडिक होता है। सो उस एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कि वो जो म्यूकोसा है उसको डाइजेस्ट ना कर जाए, क्योंकि वो एसिडिक नेचर की है, डिओडेनम की म्यूकोसा खराब ना हो जाए। सो टू प्रिवेंट दैट, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट to digest, or you can say to neutralize the acidic pH of food coming from stomach. To neutralize the acidic food coming from stomach. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन मिल गया आपको 9 का फर्स्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, duct leading from the parotid gland and opening into vestibule is termed as a Stensen duct. Parotid gland क्या है? This is the largest salivary gland, largest gland, लार्जेस्ट जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है अमंग दिस, द सिक्रीशन इसका सबसे ज़्यादा होता है। ये वेस्टिब्यूल में ओपन होती है वाया स्टेंसन डक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए कुछ और जो ऑप्शंस है इनके बारे में एक्सप्लोर कर लेते हैं। हेवर्सियन डक्ट कहाँ पढ़ी थी आप लोगों ने? बोन्स के अंदर। सो बोन्स का टीएस देखोगे उसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है जिनको हम कहते हैं हेवर्सियन डक्ट। नेक्स्ट है वॉल्फियन डक्ट।
वॉल्फियन डक्ट वो डक्ट होती है जो मीजोनेफ्रोस, अगर आपको याद हो, मीजोनेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होती है, मीजोनेफ्रो किडनी यू कैन से। फीमेल्स के अंदर ये यू कैन से वेस्टिजियल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होती है, मेल के अंदर ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाती है, लाइक आपका वासा एफरेंशिया, वासा डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, लास्ट है आपकी इंफ्रा ऑर्बिटल डक्ट, ये वो डक्ट होती है जो नर्व्स कैरी कर रही होती है। ठीक है, एंड ब्लड वेसल एंड नर्व्स बोथ। सो द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। 10 क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए, होप आपको समझ में आ गए होंगे। सिर्फ इन 10 क्वेश्चन पे ही आपको रुके नहीं रहना, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क अस। यू नो अबाउट डाउट क्लियरिंग ऑप्शन, वी हैव अ डाउट क्लियरिंग पैनल, एंड अगर आप उसमें क्वेश्चन पूछेंगे विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू विल गेट योर आंसर्स। एंड जब आप पूछते हैं देन डेफिनेट सी बात है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सो डू आस्क अस क्वेश्चन, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वन, विल बी डिस्कसिंग अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।